गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपने महासागरीय लवणता के बारे में अध्ययन किया था और इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से इसके बारे में। आज अपन महासागरों में लवणता की भिन्नता के कारण कौन कौन से उसका अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर स्थित समस्त महासागरों, सागरों, आंतरिक सागरों तथा झीलों में लवणता की मात्रा का अध्ययन किया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सभी महासागरों में लवणता समान रूप से नहीं पाई जाती है। एक ही महासागर में अलग अलग स्थानों पर लवणता में भिन्नता पाई जाती है। जैसे अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है। ये सारे ऐसे महासागर या आंतरिक सागर हैं या झील है, इसमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महासागरीय लवणता पाई जाती है, अर्थात लवणता में समानता नहीं पाई जाती है। इसी कारण इस भिन्नता के कई कारण हो सकते हैं जिसका अपन अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे। नंबर 1, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण अधिक होने से महासागरों के जल में लवणता बढ़ जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण से समुद्रों का बहुत सा जल भाप या वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है, जिससे शेष जल में लवण की मात्रा अधिक रह जाती है, जो लवणता में वृद्धि करता है। वाष्पीकरण की अधिकता के कारण शुष्क एवं गर्म वायु, उच्च सूर्यताप तथा आकाश की व्यवस्था होना आवश्यक है। लाल सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है, इसी कारण अरब सागर में लवणता की मात्रा 40% से अधिक रहती है। आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है जल वाष्प बनकर उठ जाता है और शेष लवण की मात्रा बची रहती है। इसी कारण रेड सी में वाष्पीकरण की दर अधिकतम होने के कारण वहाँ लवणता की मात्रा अरब सागर से 40% अधिक पाई जाती है। तो वाष्पीकरण एक प्रमुख कारक है जिसकी सहायता से अपन बता सकते हैं कि महासागरों, सागरों या आंतरिक सागरों में लवणता की मात्रा अधिक क्यों होती है। टेम्परेचर अधिकतम होगा, तापमान अधिकतम होगा तो वहाँ जल वाष्प बनकर ऊपर उठेगा। इसी कारण शेष बचा हुआ जो पदार्थ होगा लवण मात्रा में बना रहेगा। दूसरा, स्वच्छ जल की आपूर्ति। स्वच्छ जल की आपूर्ति से महासागरीय जल की लवणता प्रभावित होती है। जिन भागों में वर्षा का स्वच्छ जल पहुँचता है वहाँ लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि स्वच्छ जल में लवण कम पाए जाते हैं। इसी कारण विस्तृत रेखीय भागों में अधिक वर्षा होने से स्वच्छ जल मिलता रहता है, अतः यहाँ लवणता कम पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में भी हिमानियों के पिघलने से स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है, अतः लवणता कम पाई जाती है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ या विषुवतीय के प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेशों में पानी की या स्वच्छ पानी की आपूर्ति होने से वहाँ लवणता कम पाई जाती है। तीसरा, पवनों की दिशा और प्रकृति। गर्म एवं शुष्क हवाओं के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है, अतः गर्म शुष्क हवाएं वाले सागरों में लवणता अधिक पाई जाती है। इसलिए कर्क और मकर रेखाओं पर लवणता अधिक पाई जाती है। जब पवन वेग उच्च होता है तब महासागरीय लवणता घटती है। तीव्र गति से चलने वाले पवन अपने साथ लवणता बहा के लाती है, अतः अपने पहुंचने के स्थान पर लवणता को बढ़ा देती है। व्यापारिक पवनों के कारण महाद्वीपों के पूर्वी भागों की तुलना में लवणता अधिक पाई जाती है। ट्रेड विंड के कारण महाद्वीप के पूर्व भागों में लवणता अधिक पाई जाती है। या पवनों की दिशा और प्रकृति के आधार पर अपन कह सकते हैं कि इक्वेटर से अपन पोल्स की तरफ चलते हैं तो कर्क और मकर रेखाओं के आसपास लवणता अधिकतम पाई जाती है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। नदी जल की मात्रा। सामान्यतः नदियों द्वारा समुद्रों में लवणता बढ़ाई जाती है, किंतु बहुत अधिक मात्रा में जल उड़ने से लवणता में वृद्धि नहीं होती है। जैसे कांगो, अमेजन बेसिन, डेन्यूब, नीपर, निस्टर आदि नदियों के विशाल जल के कारण ही काला सागर के जल में लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। इसी कारण कहा जाता है कि रेड ब्लैक सी में विभिन्न प्रकार की नदियाँ आकर गिरती है, जिसमें नदी जल की मात्रा अधिक होने के कारण वहाँ लवणता कम पाई जाती है। समुद्री धाराएं। जल की ऊपरी सतह निचली सतह की अपेक्षा अधिक लवणयुक्त होती हैं, अतः जल की धाराएं अपने साथ लवणयुक्त जल को बहा कर ले जाती हैं, अतः जिधर से ये धाराएं पहुँचती हैं उधर ही लवणता में वृद्धि करती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली जल धाराएं पूर्व में लवणता बढ़ाती है। समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति महाद्वीपों से होती है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तर पश्चिम भाग में पहुंचकर वहाँ लवणता बढ़ाती है। समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति महाद्वीपों से होती है तथा लेब्राडोर की ठंडी धारा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय भाग में लवणता कम करती है, क्योंकि ये उत्तरी पोल से आती हैं, जिसके कारण लेब्राडोर की ठंडी जलधारा के कारण उसमें स्वच्छ पानी की आपूर्ति होने के कारण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय भाग में लवणता कम पाई जाती है। अब महासागरीय लवणता का वितरण। सामान्यतः समुद्रों में लवणता का औसत 35 प्रति हजार
पाया जाता है। ये मात्रा प्रत्येक महासागर, सागर, झील आदि में असमान रूप से पाई जाती है। महासागरों में लवणता क्षैतिज तथा लंबवत दोनों रूपों में पाई जाती है। इस प्रकार खुले एवं बंद सागरों में भी लवणता में अंतर पाया जाता है। लवणता वितरण के निम्नलिखित आधार माने जाते हैं। जैसे अक्षांशों के आधार पर लवणता में विभिन्नता पाई जाती है। लवणता के आधार पर अपन बता सकते हैं कि कौन से भाग में कहाँ लवणता अधिकतम है। क्षैतिज वितरण के आधार पर भी बताया जा सकता है कि लवणता का वितरण किस प्रकार का है। लंबवत वर्टिकल वितरण के आधार पर बताया जा सकता है कि लवणता किस प्रकार की है। और प्रमुख महासागरों के आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि लवणता किस महासागर में कितनी है और कितना प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। अक्षांशों के आधार पर अगर अपन देखें तो इस आधार पर लवणता का वितरण निम्न आधारों पर किया गया है। नंबर 1 विषुवत अधिक लवणता वाला क्षेत्र, दूसरा कर्क और मकर रेखीय अधिक लवणता वाला क्षेत्र, और तीसरा शीतोष्ण कम लवणता वाला क्षेत्र, और चौथा ध्रुवीय न्यूनतम लवणता वाला क्षेत्र। इस प्रकार अपन अक्षांशों के आधार पर यह मान सकते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेश से ध्रुवीय प्रदेश की तरफ या इक्वेटर से पोल्स की तरफ अपन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में चलते हैं तो लवणता में न्यूनता पाई जाती है। कारण जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो स्वच्छ पानी की आपूर्ति या ध्रुवीय प्रदेशों में साफ स्वच्छ पानी या जलापूर्ति होने के कारण वह लवणता कम पाई जाती है। और इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो तापमान भी कम होता जाता है, इसलिए विषुवत रेखीय प्रदेश में अधिक लवणता पाई जाती है। कर्क और मकर रेखाओं के आसपास अधिकतम तापमान होने के कारण वह लवणता अधिकतम पाई जाती है। और शीतोष्ण कटिबंध में कम लवणता पाई जाती है स्वच्छ जलापूर्ति के कारण, और ध्रुवीय प्रदेश में न्यूनतम लवणता पाई जाती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने से लवणता में विभिन्नता पाई जाती है। इसी आधार पर महासागरों के विभिन्न आधारों पर बता सकते हैं कि कौन से महासागर में किस प्रकार की लवणता है। क्षैतिज वितरण के आधार पर अपन बता सकते हैं कि लवणता की उपस्थिति कहाँ पर कितनी है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में लवणता का जो वितरण है वह समान है। अपन इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो लवणता की जो विभिन्नता है वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हर जगह हर स्थान पर लवणता में विभिन्नता पाई जाती है। ताज़ा उदाहरण अपन ये ले सकते हैं, राजस्थान की जो पचपदरा नमक झील है, या लूणकरसन नमक झील है, कावत सिक्कर की झील है, या सांबर जो नमक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है राजस्थान और भारत का सबसे अच्छा नमक उत्पादक क्षेत्र माना गया है। यहाँ भी नमक का जो उत्पादन किया जाता है वो वाष्पीकरण के आधार पर होता है। और आपको पता है केशिकाकर्षण कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा पानी धरातल पर लाया जाता है और उसको बड़ी बड़ी क्यारियाँ या बड़े बड़े भागों में उसको इकट्ठा करके छोड़ दिया जाता है। और उसी उच्च तापमान या वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण वो जो वाष्प जल है वो वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है, और जो शेष बचा हुआ भाग होता है वो नमक उसको एकत्रित करके और उसको प्रोसेसिंग करके विभिन्न देशों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से सांबर भारत का लगभग 8% नमक उत्पादन क्षेत्र माना गया है। ये सांबर झील जयपुर और नागौर की दोनों सीमाओं पर अवस्थित है तथा नागौर का अधिकांश भाग और जयपुर का थोड़ा बहुत भाग इसमें आता है। यह राजस्थान के प्रमुख नमक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सांबर ये जो राजस्थान का जो नमक उत्पादक क्षेत्र ये 33 सागर का अवशेष माने जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि वाष्पीकरण की दर मुख्य कारक माना जा सकता है, जिससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि लवणता की मात्रा किस एरिया में कितनी है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों में लवणता की विभिन्नता पाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।